हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल बीटेक लाइफ 08। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेम डिप्लोमा वालों का जो सब्जेक्ट है एमटीओ, उसका आज हम लोग सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट में ये है कि जो ये मटेरियल बैलेंस अब हम लिखते हैं ओवर द स्ट्रिपिंग एंड इनरिचिंग सेक्शन, उसके लिए हम कैसे लिखते हैं मटेरियल बैलेंस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा कोई डिस्टिलेशन प्रोसेस है। डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए जो स्ट्रिपिंग होता है एंड इनरिचिंग, या फिर इनरिचिंग को ही हम लोग रेक्टिफाइंग सेक्शन भी बोलते हैं, उसके लिए मटेरियल बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिखना। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये हमारे पास कोई क्या है, डिस्टिलेशन कॉलम है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, कोई यहाँ पे डिस्टिलेशन कॉलम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई डिस्टिलेशन कॉलम है। ओके, यहाँ से हमारे पास कोई फीड क्या कर रही है, फीड कर रही है। एफ यहाँ से जा रहा है, एफ यहाँ से क्या हो रहा है, जा रहा है। यहाँ से कोई फीड जा रही है। ठीक है, जो ये ऊपर वाला सेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइंग या फिर इनरिचिंग सेक्शन, एंड जो नीचे वाला सेक्शन होता है वो होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन। यहाँ से फीड जा रही है, मान लेते हैं A+B जा रही है फीड। ठीक है, जो ऊपर वाला सेक्शन है वो रेक्टिफाइंग या फिर इनरिचिंग सेक्शन है, एंड जो नीचे वाला सेक्शन है वो स्ट्रिपिंग सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो इस तरीके से जो बने हुए हैं वो नंबर ऑफ प्लेट्स लगे हुए हैं। जो ऐसे जो बने हुए हैं वो क्या लगे हुए हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके जो लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे n नंबर ऑफ प्लेट है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर ऑफ प्लेट, nth नंबर ऑफ प्लेट लगे हुए हैं। ठीक है, रेक्टिफाइंग या फिर इनरिचिंग सेक्शन में क्या होता है कि जो लिक्विड होती है वो वेपर में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे लिखा गया है कि रेक्टिफाइंग या फिर इनरिचिंग सेक्शन में जो हमारी लिक्विड होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में कन्वर्ट होगी। एंड जो स्ट्रिपिंग सेक्शन में होगा कि वेपर जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो किस में होगा, स्ट्रिपिंग सेक्शन में। वो किस में होगा, स्ट्रिपिंग सेक्शन में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग क्लियर रखिए कि डिस्टिलेशन मेथड एक कॉलम होता है। ठीक है, इसके दो सेक्शन होते हैं, रेक्टिफाइंग या फिर इनरिचिंग सेक्शन, दूसरा होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन। रेक्टिफाइंग या फिर जो इनरिचिंग सेक्शन होता है वो अपर पार्ट वाले को हम लोग रेक्टिफाइंग या फिर इनरिचिंग सेक्शन बोलते हैं, एंड नीचे वाले पार्ट को हम लोग स्ट्रिपिंग सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई फीड फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो जो रेक्टिफाइंग या फिर इनरिचिंग सेक्शन में होता है उसमें जो लिक्विड होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, वेपर में कन्वर्ट होती है। एंड स्ट्रिपिंग सेक्शन में जो होता है उसमें जो वेपर होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है कि यहाँ से जो वेपर निकलता है, ये यही तो हुआ तुम्हारा क्या, रेक्टिफाइंग या फिर इनरिचिंग सेक्शन। तो इसमें से जो ऊपर से जो वेपर निकलता है उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, कंडेंस करके कूल करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कंडेंस करते हैं। कंडेंस करते हैं, उसके बाद से यहाँ पे रिफ्लक्स ड्रम लगा हुआ होता है। रिफ्लक्स ड्रम से क्या होता है, यहाँ से हमें डिस्टिलेस प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, एंड यहाँ से हमें जो लिक्विड प्योर वेपर में कन्वर्ट नहीं होती है उसे हम लोग फिर से यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो फिर वो प्रोसेस ऑपरेट हो जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, W मिलता है। ठीक है, मीन्स यहाँ से हमें L बार मिलता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक री बॉयलर लगा देते हैं। नीचे से क्या मिल रहा था, हमें लिक्विड ही तो मिल रहा था। स्ट्रिपिंग सेक्शन से हमें वेपर से लिक्विड मिल रहा था, हमें किससे, वेपर से लिक्विड मिल रहा था स्ट्रिपिंग सेक्शन में। और इनरिचिंग सेक्शन में लिक्विड से वेपर मिल रहा था, इनरिचिंग सेक्शन में क्या मिल रहा था, लिक्विड से वेपर मिल रहा था। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से लिक्विड ही तो निकलेगा, वेपर से लिक्विड निकलेगा यहाँ से। इस लिक्विड को हम इस री बॉयलर में भेज देते हैं, और इस री बॉयलर में मीन्स ये री बॉयलर में हम भेजते हैं, एंड इस री बॉयलर में क्या होता है, और यहाँ से एक तो W प्रोडक्ट प्राप्त होगा, यानी कि बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त होगा। एंड यहाँ से इस री बॉयलर में क्या होता है कि जो लिक्विड जो होती है वो वेपर के फॉर्म में होती है, तो उसको हम लोग फिर यहाँ पे भेज देते हैं, और यहाँ से प्योर लिक्विड जो मिलती है उसे हम लोग री बॉयल करके फिर यहाँ पे हम लोग भेज देते हैं, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ें इस डायग्राम में शो की गई हैं। यही चीज़ें इस डायग्राम में, इतने डायग्राम में यही चीज़ें शो की गई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वेपर है, ये वेपर है, ये लिक्विड है, ये भी वेपर है, ये भी लिक्विड है, बट ये क्या है, V बार है, ये L बार है। ये केवल V है, ये केवल L है। मीन्स कि ये जो VL है दिस इज़ जो रेक्टिफाइंग और इनरिचिंग सेक्शन के लिए है, एंड जो V बार है एंड जो L बार है दिस इज़ फॉर योर स्ट्रिपिंग सेक्शन। यहाँ पे री बॉयलर लगा होता है, यहाँ पे रिफ्लक्स लगा होता है। रिफ्लक्स क्या करता है,
रिफ्लक्स कराने पे किसी भी चीज़ को अगर हम रिफ्लक्स कराते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। एंड इतनी चीज़ें याद रखें कि रेक्टिफाइंग या फिर एनरिचिंग सेक्शन में लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, स्ट्रिपिंग सेक्शन में वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ से हमें W यानी कि डिस्टिलेट प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से डिस्टिलेट प्राप्त होता है, सॉरी यहाँ से बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त होता है एंड यहाँ से हमें डिस्टिलेट प्राप्त होता है, ठीक है। रिफ्लक्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि रिफ्लक्स का फॉर्मूला होता है L रिटर्न अपॉन D विदड्रॉन, ठीक है। अभी आप इसको लर्न रखिए कि जो रिफ्लक्स होता है वो क्या होता है, L रिटर्न, रिफ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, L रिटर्न अपॉन D विदड्रॉल, ठीक है। L रिटर्न अपॉन D विदड्रॉल, L रिटर्न अपॉन D विदड्रॉल, ठीक है। ये रिफ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अब हम निकालते हैं ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफाइंग या फिर इनरिचिंग सेक्शन। हम रेक्टिफाइंग सेक्शन को ही इनरिचिंग सेक्शन बोलते हैं। इतने जो क्लियर है कि हम रेक्टिफाइंग सेक्शन को ही क्या बोलते हैं, हम रेक्टिफाइंग सेक्शन को ही क्या बोलते हैं, इनरिचिंग सेक्शन बोलते हैं। रेक्टिफाइंग सेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनरिचिंग, रेक्टिफाइंग सेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनरिचिंग सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम उसके लिए क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग लाइन निकालेंगे फॉर द रेक्टिफाइंग या तो फिर इनरिचिंग सेक्शन के लिए। अब हम लगाते हैं मटेरियल बैलेंस फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन। मटेरियल बैलेंस फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू L प्लस D। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, ये जो V है, ये जो V है ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू L प्लस D। हो गया सिंपल। रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए मटेरियल बैलेंस V इज इक्वल टू L प्लस D। यहाँ पे कंपोनेंट बैलेंस लगा दें तो कंपोनेंट बैलेंस क्या हो जाएगा, V y n प्लस 1 इज इक्वल टू L x n प्लस D x D। ये कंपोनेंट बैलेंस फॉर nth ट्रे के लिए अगर हम देखें, ये तो केवल मटेरियल बैलेंस था रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए कि V इज इक्वल टू L प्लस D। एंड अगर हम यहीं पे कंपोनेंट बैलेंस देखें फॉर nth ट्रे के लिए तो ये क्या हो जाएगा, V के साथ yn प्लस 1, दिस इज योर इन वेपर फॉर्म, L के साथ xn और D के साथ xd। इतनी चीज़ें याद रखिए कि V के साथ yn प्लस 1, Lxn प्लस dxd, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम देखें, दिस मीन्स दिस इज योर nth ट्रे है, nth ट्रे है। अगर इसके कोई ऊपर है तो वो हो जाएगी n-1 ट्रे, एंड इसके अगर कोई नीचे ट्रे है तो दिस इज योर हो जाएगी n+1 ट्रे, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा xn और दिस इज योर हो जाएगा xn-1 और ये हो जाएगा मीन्स कि लिक्विड फेज में हो जाएगा xn-1, वेपर फेज में yn-1। दिस इज योर कोई yn है तो yn वेपर फेज में है, लिक्विड फेज में xn है तो nth ट्रे है। जब इसके ऊपर कोई ट्रे लगा तो n-1 ट्रे हो जाएगा, वेपर फेज में yn-1, लिक्विड फेज में xn-1। यहीं पे कोई n+1 ट्रे है, अगर इस xn या nth ट्रे के नीचे है तो ये n+1 ट्रे है, तो वेपर फेज में yn+1 एंड लिक्विड फेज में xn+1। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब अगर हम देखें कंपोनेंट बैलेंस फॉर nth ट्रे के लिए, अगर हम कंपोनेंट बैलेंस लगाएं फॉर nth ट्रे के लिए तो क्या हो जाएगा, V yn+1 इज इक्वल टू Lxn प्लस dxd, ठीक है। कंपोनेंट बैलेंस लगाएं फॉर द nth ट्रे के लिए तो क्या हो जाएगा, V yn+1 इज इक्वल टू Lxn प्लस dxd, ठीक है। दिस मीन्स अगर हम इस yn+1 की वैल्यू निकालनी है तो yn+1 इज इक्वल टू, अब सब में V से डिवाइड कर दें, मीन्स कि L/Vxn प्लस D/Vxd, ठीक है। yn+1 को फिर हम क्या लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था यहीं पे, अगर हम लोगों ने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू L प्लस D। जब लोग ऊपर देखेंगे ओवरऑल मटेरियल बैलेंस में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू L प्लस D। तो अब हम इस V की जगह पे क्या रख दे रहे हैं, इस V की जगह पे क्या रख दे रहे हैं, L प्लस D। तो yn+1 इज इक्वल टू L अपॉन L प्लस dxn प्लस D अपॉन L प्लस dxd। इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब आप देखें तो yn+1 इज इक्वल टू एक्शन। अब ये जो L है इसमें हम क्या कर देते हैं, L से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इस पूरे टर्म को, ये जो L है इसको हम लोग यहाँ पे लाके डिवाइड कर देते हैं। तो xn अपॉन L प्लस D अपॉन L, चीज़ें क्लियर है।
और प्लस इस जो डी है इसको अब हम यहाँ पे लाके डिवाइड कर देते हैं, तो प्लस एक्स डी ओवर एल अपान डी प्लस डी अपान डी। तो देन यहाँ पे क्या होता है कि वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन अपान वन प्लस डी अपान एल प्लस एक्स डी एल अपान डी प्लस वन। ठीक है, क्लियर है। वाई एन प्लस वन क्या हो जाएगा, वाई एन प्लस वन दिस मीन्स अब क्या हो जाएगा कि एक्स एन वन प्लस ये तो डी अपान एल होगा। अब हम लोगों ने रिफ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था कि एल इज इक्वल आर इज इक्वल टू क्या होता है, एल रिटर्न अपान डी विड्रॉल, यही तो होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो रिफ्लक्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एल रिटर्न अपान डी विड्रॉल। तो अब हम यहाँ से देखें तो हमें आर इज इक्वल टू क्या दिख रहा है यहाँ पे, एल अपान डी, और एल अपान डी यहाँ पे क्या हुआ है, आया हुआ है। दिस मीन्स ये तो टर्म ऐसे ही रहेगी, बट एल बाई डी क्या लिख सकते हैं हम, आर लिख सकते हैं, तो आर प्लस वन। ठीक है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एन अपान वन प्लस, अगर ये एल अपान डी है तो आर हम लिख रहे हैं, तो क्या अगर ये डी अपान एल होगा तो इसको हम लोग वन बाई आर लिख सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है लिख सकते हैं। अगर ये L बाई डी है तो इसे हम लोग R केवल लिख रहे हैं, मीन्स मान लेते हैं कि L बाई डी जो है वो R है। तो अगर ये D बाई L है, अगर ये उल्टा है मीन्स कि D बाई L है, तो क्या इसको हम लोग वन बाई आर नहीं लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा, D को आप यहाँ भेज दीजिए, मीन्स कि डी आर इज इक्वल टू L। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस R को, ये R मल्टीप्लाई में है तो R हो जाएगा डिवाइड में, और L यहाँ पे आ जाएगा L। अब हम देखो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, केवल R वाले टर्म को, तो D बाई एल इज इक्वल टू यहाँ पे बचा वन बाई आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम D बाई एल को क्या लिख दिए, वन प्लस वन अपान आर, और एक्स डी ये वाला टर्म तो रहेगा ही रहेगा, एक्स डी आर प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ से जो वाई एन प्लस वन की वैल्यू आई वो यहाँ पे आ गई, वो यहाँ पे क्या आ गई। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर अपन आर प्लस वन। कैसे आर अपन आर प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि आर का वन में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इस टर्म को देखें, अगर हम यहाँ पे इस आर का वन में मल्टीप्लाई करेंगे, इस आर का यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, तो ये हो जाएगा आर प्लस वन अपान आर, और ये हो जाएगा आपका पूरा अपॉन में एक्स एन। ठीक है, इसी आर को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे भेज दिया, तो ये हो गया आर अपान आर प्लस वन एक्स एन। ठीक है, प्लस एक्स डी अपान आर वन। तो दिस इज़ द ऑपरेटिंग लाइन फॉर द, किसके लिए, दिस इज़ द ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफाइंग या फिर इनरिचिंग सेक्शन। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है वो आता है ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफाइंग या तो फिर इनरिचिंग सेक्शन। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेरिवेशन को डिराइव करना होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अच्छा ये कोई एक्स वाई कर्व दिया हुआ है। अच्छा, ये हम लोगों ने वो जो फार्मूला पढ़ा था किसके लिए, फॉर द बाइनरी मिक्सचर के लिए, जो वो निकल के आता है, बाइनरी मिक्सचर के लिए जो वैल्यू निकल के आती है रिलेटिव वॉलेटिलिटी की, तो वो क्या निकल के आती है, अल्फ़ा एक्स अपान वन प्लस अल्फ़ा माइनस वन, अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा माइनस वन एक्स। अगर ये कोई एक्स वाई कर्व है, ये कोई एक्स वाई कर्व है, अब इसी चीज़ को हम लोग कहाँ पे शो करते हैं, एक्स वाई कर्व पे शो करते हैं। इस चीज़ को, ये जो चीज़ है उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, एक्स वाई कर्व पे शो करते हैं। तो एक्स वाई कर्व पे शो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। ठीक है, दिस मीन्स ये तुम्हारे पास कोई एक्स कर्व है, दिस इज योर वाई कर्व है, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से स्लोप है हमारी 45 डिग्री पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लोप है कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री पे ये जा रहा है। ठीक है, अगर हम y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप का फॉर्मूला यही तो होता है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे दिस मीन्स दिस इज योर y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें, तो इतना चीज़ें याद रखिएगा कि जो रेक्टिफाइंग सेक्शन में जो ग्राफ बन के आता है वो ऐसे बन के आता है। एंड जो ये चीज़ होती है, जो m है यहाँ पे, m यहाँ पे क्या है, r अपन r प्लस वन, तो दिस इज़ योर जो स्लोप है वो क्या है, r अपन r प्लस वन। ये जो चीज़ है इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कर्व, ये से क्या बोलते हैं,
इक्विलिब्रियम कर्व, ठीक है, इक्विलिब्रियम कर्व। एंड ये जो चीज़ है, यही जो चीज़ है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो ग्राफ बनता है फॉर द रेक्टिफाइंग या तो फिर एनरिचिंग सेक्शन के लिए, तो दिस इज योर r अपन r प्लस वन, दिस इज योर स्लोप है। एंड ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो है y इंटरसेप्ट। वो क्या है? y इंटरसेप्ट। सॉरी, ये जो c है वही तो है y इंटरसेप्ट। तो ये है आपकी एक्स डी अपन आर प्लस वन, ठीक है, एक्स डी अपन आर प्लस वन। तो ये डायग्राम या ये ग्राफ आप लोग याद रखिएगा कि जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है फॉर द रेक्टिफाइंग और इनरिचिंग सेक्शन के लिए। ग्राफ यही है कि एक्स वाई कर्व है, यहाँ पे 45 डिग्री पे कोई लाइन है एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम कर्व है। तो यहाँ से जो स्लोप बनता है इसका फॉर द रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए वो ऐसे बनता है, ठीक है, वो ऐसे बनता है। और वो क्या होता है? आर अपान आर प्लस वन। इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? आर अपान आर प्लस वन। एंड इसको हम कंपेयर किससे करते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। एंड ये जो एक्स डी अपान आर प्लस वन होता है वो होता है y इंटरसेप्ट, मीन्स कि ये जो वैल्यू आई है वही होता है एक्स डी अपान आर प्लस वन, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो m यहाँ पे क्या है? स्लोप है। c यहाँ पे क्या है? y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन है, ठीक है। तो वाई एन प्लस वन जो इक्वेशन बन के आई थी किसकी? ऑपरेटिंग लाइन फॉर किसके लिए? ऑपरेटिंग लाइन फॉर किसके लिए? ऑपरेटिंग लाइन फॉर इनरिचिंग या फिर रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए, जहाँ पे r अपन r प्लस वन था वो क्या है? स्लोप है। अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे m स्लोप है, तो यहाँ पे r अपन r प्लस वन क्या है? स्लोप है। एंड c y इंटरसेप्ट है, तो दिस इज योर एक्स डी अपन r प्लस वन भी क्या है? y इंटरसेप्ट है, ठीक है। और उसकी जो ग्राफ बनी थी वो कैसे बनी थी? ऐसे ही तो बनी थी, बस ऐसे याद रखिए। यहाँ पे x है, दिस इज योर x है, दिस इज योर y है, ये x है, सॉरी ये x है, ये y है, ये आपकी इक्विलिब्रियम कर्व है। एंड ये जो चीज़ है वो है आपकी ऑपरेटिंग लाइन, किसके लिए? फॉर द रेक्टिफाइंग या फिर एनरिचिंग सेक्शन के लिए। एंड वो क्या है? वो है आपकी r अपन r प्लस वन। ये जो लाइन है वो है r अपन r प्लस वन, जिसे हम लोग स्लोप बोलते हैं। एंड ये जो एक्सट्रीम डिस्टेंस है इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या है? एक्स डी अपन r प्लस वन है। ये वैल्यू कैसे निकल के आई? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए ऑपरेटिंग लाइन कैसे निकालेंगे? तो स्ट्रिपिंग सेक्शन के दिस मीन्स वही है कि ये कोई m प्लेट है, इसके ऊपर m माइनस वन, इसके नीचे m प्लस वन। तो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन, अगर हम यहाँ से देखें ओवरऑल मटेरियल बैलेंस फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन, यहाँ से अगर हम देखें और इस फिगर से देखना होता है ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, तो L बार m है, ठीक है। इस मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो L बार m इज इक्वल टू वी एम प्लस वन, मीन्स कि जो एक वेपर में जो नहीं ऐसे गया था वो हो जाएगा वी एम प्लस वन। और एक जो यहाँ से जो नीचे एक बॉटम प्रोडक्ट में आया था, जब आप स्ट्रिपिंग सेक्शन में देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि L बार m जो है वो इक्वल है वी एम प्लस वन प्लस डब्ल्यू के। तो दिस मीन्स अगर हम वी एम प्लस वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? L बार m माइनस डब्ल्यू। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहीं पे अगर हम कंपोनेंट बैलेंस लगाएं तो वी एम प्लस वन के लिए क्या हो जाएगा? वाई एम प्लस वन। एल एम के लिए क्या हो जाएगा? एक्स एम। और डब्ल्यू के लिए क्या हो जाएगा? एक्स डब्ल्यू। कंपोनेंट बैलेंस में वी एम प्लस वन के लिए वाई एम प्लस वन, एल एम के लिए एल एम इंटू एक्स एम एंड डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू, ठीक है। इन सब की इसकी यूनिट केजी पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, केजी मोल पर सेकेंड या फिर मीटर क्यूब मोल पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो वाई एम प्लस वन अब हमें लिखना है, तो वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इस वी एम प्लस वन का इन सब में क्या कर दें? हम डिवाइड कर दें। तो एल एम इंटू एक्स एम अपन वी एम प्लस वन माइनस डब्ल्यू अपॉन एक्स डब्ल्यू वी एम प्लस वन, डिवाइड कर दिए। अब वाई एम प्लस वन की जो वैल्यू निकल के आती है वो ये निकल के आती है। कैसे निकल के आती है? कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि एल बार एम इंटू एक्स एम एंड जो वी एम प्लस वन है वो किसके इक्वल है? एल एम माइनस डब्ल्यू के इक्वल है, एल एम माइनस डब्ल्यू के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दी। तो ये जो निकल के आती है दिस इज़ योर
ऑपरेटिंग लाइन फॉर किसके लिए, ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही है आप लोगों का ऑपरेटिंग लाइन फॉर इनरिचिंग सेक्शन या तो फिर रेक्टिफाइंग सेक्शन एंड ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है, जो डेरिवेशन निकल के आता है। अब इसको अगर हम एक्स वाई कर्व पे शो करें तो यहाँ पे अगर देखें एक्स वाई कर्व पे इसी इक्वेशन को शो करें तो दिस इज़ योर एक्स कर्व, दिस इज़ योर वाई कर्व। अब हम पूरे इक्वेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन को शो कर रहे हैं, दिस मीन्स ये हमारे पास क्या है, यही इक्वेशन को हम शो कर रहे हैं। ये हमारे पास x है एंड दिस इज़ योर y है। ये हमारे पास क्या है, x है एंड दिस इज़ योर, ये x है, ये x है एंड ये क्या है हमारे पास y है। यहाँ पे शो करते हैं इसी इक्वेशन को, इसी चीज़ को हम कहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, x है एंड ये हमारे पास क्या है, y है, ठीक है। ये हमारे पास x है एंड दिस इज़ योर y है, ये x ये y, ठीक है। यहाँ पे पहले तो ये तुम्हारी जनरल इक्विलिब्रियम कर्व ऐसे बन के आ गई। अब एक जो ऑपरेटिंग लाइन किसके लिए आ रहा था, एक ऑपरेटिंग लाइन आ रहा था, एक ऑपरेटिंग लाइन आ रहा था किसके लिए, एक ऑपरेटिंग लाइन आ रहा था फॉर द, एक ऑपरेटिंग लाइन आ रहा था दिस इज योर रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए, रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए ये आ रहा था रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए, जिसका स्लोप क्या था, जिसका जो स्लोप था वो था r अपन r+1, जिसका जो स्लोप था वो क्या था r अपन, इसका जो स्लोप था वो क्या था r/r+1, दिस इज़ योर स्लोप फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है कि दिस इज़ योर फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन एंड यहाँ से एक चीज़ जाती है, यहाँ से ये चीज़ जाती है, एक यहाँ से जाती है फॉर द, अगर हम बात करें फॉर द किसके लिए, फॉर द स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए। तो स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए कैसे जाता है, ऐसे जाता है, स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए कैसे जाता है, स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए जाता है ऐसे, स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए ये जाता है ऐसे, ठीक है। स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए ऐसे जाता है, ठीक है। मीन्स कि ये तो था ऑपरेटिंग लाइन फॉर किसके लिए, उसके लिए। ये तो जनरल कर्व हो गई, y इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स अपान 1 + α - 1x, ये तो इसके लिए हो गई। एंड ये जो लाइन थी इसके लिए जो हमारे स्लोप निकल के आ रही थी वो क्या निकल के आ रही थी, r/r+1, r/r+1, ठीक है, r/r+1। और ये जो डिस्टेंस है दिस मीन्स ये जो xd/r+1 है वो है y इंटरसेप्ट फॉर रेक्टिफाइंग या फिर इनरिचिंग सेक्शन, ठीक है। एंड यहाँ से जो ये लाइन जाती है वो जाती है किसके लिए, वो लाइन जाती है फॉर द स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए। तो स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए जाती है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप यही हो जाएगा, इसका स्लोप यही हो जाएगा Lm/Lm-W, मीन्स इस xm को छोड़ के ये जो टर्म है पूरा वो इस इक्वेशन का क्या है, स्लोप है, L/m/L/m-W, इस इक्वेशन का क्या है, ये हो गया स्लोप, इस लाइन का हो गया स्लोप। एंड ये जो डिस्टेंस बचेगी -W/Lm-W, ये क्या हो जाएगी, y इंटरसेप्ट फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है। जो ये W/Lm-W मीन्स कि ये xW के छोड़ के जो बचेगा वो हो जाएगा इसका y इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा आपका xd और ये हो जाएगा आपका xw। इतनी चीज़ें ग्राफ इसका क्लियर है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ym इज इक्वल टू जो फार्मूला है उसमें जो xm को छोड़ के जो वैल्यू है दिस इज योर स्लोप है, यहाँ पे xw को छोड़ के ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैकएब-थले मेथड, ठीक है। मैकएब-थले मेथड का ओनली प्रोसीजर हमें पढ़ना है, डेरिवेशन नहीं करना है। तो मैकएब-थले मेथड क्या होता है, मैकएब-थले मेथड को देख लेते हैं। मैकएब-थले मेथड डिस्टिलेशन की प्रोसेस में रिक्वायर्ड थियोरेटिकल प्लेट्स की कैलकुलेशन के लिए, जब प्रोसेस को ग्राफिकली समझा जाता है तब ग्राफिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए मैकएब और थिले के अनुसार 4 एजम्पशन ली जाती है जिसे मैकएब-थले मेथड कहा जाता है, ठीक है। मीन्स कि मैकएब और थिले क्या हैं, 2 साइंटिस्ट हैं, बोल सकते हैं। तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस में जब हमें थियोरेटिकल प्लेट्स की कैलकुलेशन होगी एंड जब हम प्रोसेस को किसके थ्रू समझेंगे, ग्राफिकली प्रोसेस को समझेंगे, तो मैकएब और थिले 2 साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार हम लोग 4 एजम्पशंस लेंगे जिन्हें हम मैकएब-थले मेथड कहेंगे, ठीक है। अब वो मैकएब-थले मेथड के 4 एजम्पशंस कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। मैकएब-थले मेथड 4 एजम्पशंस, पहला तो ये है कांस्टेंट मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नो हीट लॉस, नो हीट ऑफ मिक्सिंग। एंड फोर्थ है आपका कांस्टेंट मोलर
वेपर फ्लो एंड कांस्टेंट मोलर लिक्विड फ्लो इन एनी सेक्शन ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो मैकैपथले के 4 एजप्शंस ये हैं कि कांस्टेंट मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नो हीट लॉस, नो हीट ऑफ मिक्सिंग एंड कांस्टेंट मोलर वेपर फ्लो एंड कांस्टेंट मोलर लिक्विड फ्लो इन एनी सेक्शन ऑफ द कॉलम। ठीक है, ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए कि जो मैकैपथले मेथड के 4 एजप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो यही है कि कांस्टेंट मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दूसरा है नो हीट लॉस, तीसरा है आपका नो हीट ऑफ मिक्सिंग एंड चौथा है कांस्टेंट मोलर वेपर फ्लो एंड कांस्टेंट मोलर लिक्विड फ्लो इन एनी सेक्शन ऑफ द कॉलम। ठीक है, दिस मीन्स कि ऊपर लिखी मैकैपथले मेथड की 4 एजप्शंस के कॉलम के हर एक सेक्शन में, वो चाहे रेक्टिफाइंग सेक्शन हो या स्ट्रिपिंग सेक्शन हो, में जो मोलर वेपर फ्लो होगा और जो मोलर लिक्विड फ्लो होगा वो कांस्टेंट होगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो कांस्टेंट मोलर वेपर फ्लो है एंड जो कांस्टेंट मोलर लिक्विड फ्लो है, इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो चारों लाइन का मतलब यही है कि कोई भी हीट लॉस नहीं होगा मैकैपथले मेथड में, कोई भी हीट लॉस नहीं होगा, कोई भी हीट मिक्स नहीं होगा। एंड अब बात आती है कांस्टेंट मोलर वेपर फ्लो की एंड कांस्टेंट मोलर लिक्विड फ्लो की, वो यही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें क्या होगा कि ऊपर लिखी गई मैकैपथले मेथड की 4 एजप्शन से कॉलम के हर सेक्शन में यानी कि रेक्टिफाइंग एंड स्ट्रिपिंग सेक्शन में मोलर वेपर फ्लो और मोलर लिक्विड फ्लो कांस्टेंट होगा। अर्थात जब 1 मोल ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तब तो 1 मोल वेपर भी कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है कि जब 1 मोल ऑफ लिक्विड, जो मोलर लिक्विड फ्लो एंड मोलर वेपर फ्लो जो कांस्टेंट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब 1 मोल ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो 1 मोल वेपर भी कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यही इस पूरे टर्म का मतलब है कि जब 1 मोल ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो 1 मोल वेपर भी, 1 मोल लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन बोलेंगे, और जब 1 मोल वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में आएगा तो इसको हम लोग कंडेंसेशन बोलेंगे। तो यही इसका मतलब है। ठीक है, तो हर एक कीमत पे 1 मोल वेपर भी किस में कन्वर्ट होगा, कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। कब, जब 1 मोल लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं मैकैपथले मेथड के, उनको हम लोग देख लेते हैं कि अगर रिलेटिव वॉलेटिलिटी 1.3 से कम और 5 से ज़्यादा होगी तो इस मेथड का यूज़ नहीं किया जा सकता है। मीन्स कि अगर रिलेटिव वॉलेटिलिटी 1.3 से कम होगी एंड 5 से ज़्यादा होगी, मीन्स कि अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी। अल्फ़ा की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 5 है एंड अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू लेस दैन 1.3 है, अल्फ़ा की वैल्यू लेस दैन 1.3 है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू लेस दैन 1.3 है। आप देख लें, मीन्स कि अगर रिलेटिव वॉलेटिलिटी वो जो अल्फ़ा है वो लेस दैन 1.3 है तो भी डिस्टिलेशन, तो भी इस मेथड का यूज़ नहीं किया जा सकता है। और जब अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर दैन 5 हो जाएगी, और जब अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर दैन 5 हो जाएगी, तो भी इस मेथड का यूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर किसी प्रोसेस में 25 से थियोरेटिकल प्लेट्स की आवश्यकता होती है तो इस मेथड का यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी प्रोसेस में 25 से मीन्स की 25 से ज़्यादा थियोरेटिकल प्लेट्स की नीड होगी तो इस मेथड का यूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो से 1.1 टाइम्स कम है तो इस मेथड का यूज़ नहीं किया जा सकता है। मीन्स कि जो ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो है वो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो से 1.1 टाइम कम है। मीन्स ये क्या है, 1.1 टाइम ज़्यादा है, 1.1 टाइम ज़्यादा है, तो भी इस मेथड का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं फीड लाइन इक्वेशन की। ठीक है, फीड लाइन इक्वेशन की, फीड लाइन इक्वेशन कैसे निकलता है, दिस मीन्स मान लेते हैं ये हमारी कोई लाइन है, या हमारे पास कोई लिक्विड आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास कोई लाइन है और यहाँ से कोई लिक्विड आ रही है। यहाँ पे अगर हम फीड लाइन इक्वेशन की बात करें तो फीड लाइन इक्वेशन में यहाँ से कोई लिक्विड एल आ रहा है और यहाँ से एल बार नीचे जा रहा है, एल डैश नीचे जा रहा है, यहाँ से कोई वेपर वी जा रहा है एंड दिस इज योर वी डैश वी भी जा रहा है। ठीक है, यहाँ से वी डैश वी जा रहा है एंड दिस इज योर वी जा रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिए।
और फीड लाइन इक्वेशन होती कहाँ पे है, फीड लाइन इक्वेशन है क्या, फीड लाइन इक्वेशन दिस मीन्स ये जो हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे तभी से, जो ये जनरल इक्वेशन की जो हम ग्राफ पढ़ रहे थे, ये जो ग्राफ बन रहे थे, एक ये ऑपरेटिंग लाइन जा रहा था फॉर द इनरिचिंग या फिर रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए, एक पढ़े थे ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए। तो इन दोनों पॉइंट को जो ग्राफ, इन दोनों पॉइंट को जो ग्राफ जो लाइन टच करती है, ये जो पॉइंट इन दोनों लाइन को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं फीड लाइन। एंड दिस इज योर, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पिंच पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पिंच पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम फीड लाइन इक्वेशन लिखें, फीड लाइन इक्वेशन वी नो दैट v इज इक्वल टू एल प्लस डी होता है, ठीक है। तो l इज इक्वल टू वी माइनस डी, तो l बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बार प्लस w, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं कि v हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू एल प्लस डी होता है, तो l इज इक्वल टू वी माइनस डी, यहाँ से हो जाएगा इस इक्वेशन से l इज इक्वल टू वी माइनस डी, एंड l बार इज इक्वल टू v बार प्लस w, ठीक है। L बार इज इक्वल टू V बार प्लस W, दिस इज योर फॉर रेक्टिफाइंग के लिए एंड दिस इज योर फॉर स्ट्रिपिंग के लिए, ठीक है। L बार इज इक्वल टू V बार प्लस W। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो L बार माइनस L इज इक्वल टू V बार माइनस V प्लस W प्लस D, दिस मीन्स अगर इसको माइनस कर रहे हैं W माइनस माइनस D हो जाएगा, तो W और दिस इज योर प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो W प्लस D, ठीक है। एंड W प्लस डी क्या होता है, फीड होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, W प्लस डी, एक जो डिस्लेट प्राप्त होगा और एक जो बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो L बार माइनस L इज इक्वल टू L डैश माइनस L इज इक्वल टू V डैश माइनस V प्लस F हो जाएगा, ठीक है। V डैश हमें V लिखना है, तो V डैश माइनस V इज इक्वल टू L डैश माइनस L और माइनस का हो जाएगा ये F, ठीक है। अब इस पे हम लोग ये जो हमारी इक्वेशन निकल गई ओवरऑल मटे, अब हम इस पे अप्लाई कंपोनेंट बैलेंस इस पे अप्लाई करते हैं। तो कंपोनेंट बैलेंस इस पे अप्लाई करें तो दिस इज क्या हो जाएगा, इस टर्म के लिए हो जाएगा y, तो v डैश माइनस बी वाई इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल एक्स, और माइनस f के लिए क्या हो जाएगा, एक्स एफ हो जाएगा कंपोनेंट बैलेंस। अब इस y की या जो ये फीड लाइन इक्वेशन है इसका अगर हम इक्वेशन लिखें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा एल डैश माइनस एल अपान वी डैश माइनस वी, इस वी डैश माइनस वी को इन सारे टर्म में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो y अपान एल डैश माइनस एल अपान वी डैश माइनस वी एक्स और माइनस एफ इंटू एक्स एफ वी डैश माइनस वी, ठीक है। ये जो इक्वेशन है दिस इज योर फीड लाइन इक्वेशन, ठीक है। अब यहीं पे क्यू लाइन इक्वेशन या क्यू वैल्यू भी यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं, यहाँ पे क्यू वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं लिक्विड फ्रैक्शन से फीड में। दिस मीन्स कि एल बार इज इक्वल टू एल प्लस क्यू एफ, तो एल बार माइनस एल इज इक्वल टू क्यू एफ, एंड वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू वी बार प्लस वन माइनस क्यू एफ, ठीक है। वी इज इक्वल टू वी बार प्लस वन माइनस क्यू एफ। तो दिस मीन्स दो इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आप लोग लेके चलिए, इन सबको छोड़ दीजिए, इन सबको आप लोग छोड़ दीजिए, ये दोनों इक्वेशन आप लेके चलिए कि क्यू वैल्यू के लिए एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू क्यू एफ एंड वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू क्यू माइनस वन एफ, ठीक है। तो एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एफ, ठीक है, और वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस वन इंटू एफ। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब पुट दिस वैल्यू इन फीड लाइन इक्वेशन, मीन्स क्यू के टर्म में लिखना है, क्यू लाइन इक्वेशन लिखना है तो क्यू तो लाना पड़ेगा। तो एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू क्यू एफ एंड वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू क्यू माइनस वन इंटू एफ। इतनी चीज़ याद रखिए। इन दोनों वैल्यू को आप क्या करिए, इस फीड लाइन इक्वेशन में जो ऊपर निकल के आए थे उस इक्वेशन में आप लोग पुट करिए, ठीक है। इस इक्वेशन में आप लोग पुट करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल डैश माइनस एल की जगह क्यू एफ एंड वी डैश माइनस वी की जगह क्यू माइनस वन एफ। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू माइनस वन एफ इंटू एक्स माइनस एफ इंटू एक्स एफ, और वी डैश माइनस वी की जगह क्यू माइनस वन इंटू एफ। अब यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएगी वही हमारी हो जाएगी क्यू लाइन इक्वेशन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्यू अपान क्यू माइनस वन एक्स, मीन्स कि इस एफ से ये एफ कैंसिल, इस एफ से ये एफ कैंसिल, और माइनस एक्स एफ अपान क्यू माइनस वन। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज क्यू लाइन इक्वेशन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्यू लाइन इक्वेशन, ठीक है।
लेट से एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ, इतने चीज़ें आप लोग याद रखिए। दिस इज योर क्यू लाइन इक्वेशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफाइंग एनरिचिंग सेक्शन, फिर स्ट्रिपिंग सेक्शन, फिर वहाँ से हम लोगों ने पढ़ा कि ग्राफ कैसे ड्रा होता है दोनों का, फिर हम लोगों ने पढ़ा मैकैपथले मेथड, मैकैपथले के बाद से हम लोगों ने पढ़ा फीड लाइन इक्वेशन, फीड लाइन इक्वेशन के बाद से हम लोगों ने पढ़ा क्यू लाइन इक्वेशन। और क्यू होता क्या है, क्यूज होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ फीड टू सैचुरेटेड वेपर विद रिस्पेक्ट टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, ये होता है क्यू एफ। तो y इज इक्वल टू क्यू, लेट x इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स एफ है, तो y इज इक्वल टू क्यू माइनस वन एक्स एफ माइनस एक्स एफ अपॉन क्यू माइनस वन। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एफ अपॉन क्यू माइनस वन, एंड दिस इज योर क्यू माइनस वन, ठीक है, दिस इज योर क्यू माइनस वन। y इज इक्वल टू एक्स एफ अपॉन क्यू माइनस वन, दिस इज योर क्यू माइनस वन। तो y इज इक्वल टू किसके इक्वल, एक्स एफ के इक्वल। दस वी कैन से दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एफ विल सेटिस्फाई द फीड लाइन। और ये जो Q होता है वो क्या होता है, Q जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ फीड टू सैचुरेटेड वेपर विद रिस्पेक्ट टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। यहीं पे वही जो मैकैपथले मेथड का, मैकैपथले मेथड में कुछ और यहाँ पे ऐड किया गया है मैकैपथले मेथड में। वही एजप्शंस तो वही है कि कांस्टेंट मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नो हीट लॉस, नो हीट ऑफ मिक्सिंग, एंड constant molar vapor flow and constant molar liquid flow, constant molar vapor flow and constant molar liquid flow in any section of the column। अब यहाँ पे अगर हम प्रोसीजर की बात करें, क्या क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं फॉर द मैकैपथले मेथड के लिए। पहला क्या है, मैकैपथले मेथड यही तो था, ये जो ग्राफ हम लोगों ने बन रहा था यही तो था मैकैपथले मेथड। इसमें नीचे ग्राफ बनाया होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये ग्राफ बनाया है यही है मैकैपथले मेथड। इसी को हम लोगों ने किसके टर्म में लिखा है, इन द टर्म ऑफ थियरी के टर्म में लिखा है। जैसे ये जो ग्राफ है इसी को हम लोगों ने किसके टर्म में लिखा है, थियरी के टर्म में लिखा है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ये जो ग्राफ है इसी को हम लोगों ने थियरी के टर्म में लिखा है। ये जो ग्राफ है इसी को हम लोगों ने किसके टर्म में लिखा है, थियरी के टर्म में लिखा है, ठीक है। अब थियरी के टर्म में कैसे लिखा है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग थियोरेटिकल प्लेट्स बाय मैकैपथले मेथड, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग थियोरेटिकल प्लेट्स बाय मैकैपथले मेथड, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये है कि सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहला पॉइंट यही है कि बाई मटेरियल बैलेंस ऑब्टेनिंग वैल्यू ऑफ एफ डी डब्ल्यू एन एल। सबसे पहला पॉइंट यही है प्रोसीजर फॉर मैकैपथले मेथड का कि बाई मटेरियल बैलेंस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एफ डी डब्ल्यू एंड एल का, ठीक है। दूसरा क्या है, ड्रा द इक्विलिब्रियम कर्व। इक्विलिब्रियम कर्व कहने का मतलब ये है कि ड्रा द ये वाला कर्व, ड्रा द इक्विलिब्रियम कर्व। इक्विलिब्रियम कर्व कहने का मतलब ये है कि इस वाले कर्व को ड्रा द इक्विलिब्रियम कर्व, इस वाले कर्व को ड्रा करने की बात कर रहा है दूसरा पॉइंट में। सबसे पहले बाई मटेरियल बैलेंस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एफ डी डब्ल्यू एन एल। दूसरा है ड्रा द इक्विलिब्रियम कर्व, ड्रा रेक्टिफाइंग लाइन एंड स्ट्रिपिंग लाइन थ्रू द पॉइंट एक्स डी एंड एक्स डब्ल्यू। क्या बोल रहा है, ड्रा द रेक्टिफाइंग लाइन एंड स्ट्रिपिंग लाइन। तो दिस इज योर रेक्टिफाइंग लाइन एंड दिस इज योर स्ट्रिपिंग लाइन। Draw the rectifying line and stripping line through the point xd and through the point xw, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट xd ऑन द डायगोनल, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट xd मीन्स कि इस पॉइंट से स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट xd ऑन द डायगोनल ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन विच मेट द इक्विलिब्रियम कर्व। अब क्या बोला है कि ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से क्या बोल रहा है कि ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन विच मेट द इक्विलिब्रियम कर्व, मीन्स कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्सडब्ल्यू यानी कि इस पॉइंट से ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन विच मेट द इक्विलिब्रियम कर्व। तो यहाँ पे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लिया जो इस इक्विलिब्रियम कर्व को क्या कर दिया, मैच कर दिया, विच मेट द इक्विलिब्रियम कर्व एट अ पॉइंट ए, एंड ड्रा वर्टिकल लाइन फ्रॉम द पॉइंट ए विच मेट द ऑपरेटिंग लाइन एट अ पॉइंट 1, ठीक है, एट अ पॉइंट 1, ठीक है। दिस मीन्स अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रोसीजर इन दिस ट्रे एंड कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स बिटवीन द, ये प्रोसीजर चलता रहेगा, यहाँ से ये चलता रहेगा,
यहाँ से ये चलता रहेगा। एंड यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोसीजर इन दिस ट्रे एंड कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स बिटवीन द इक्विलिब्रियम कर्व, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स बिटवीन द इक्विलिब्रियम कर्व। इस कर्व के बीच में हम लोगों ने ट्रायंगल्स ड्रा किए। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स बिटवीन द इक्विलिब्रियम कर्व एंड ऑपरेटिंग लाइन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन एंड ऑपरेटिंग लाइन फॉर द रेक्टिफाइंग सेक्शन टिल वी आर अबव द इंटरसेक्शन ऑफ टू ऑपरेटिंग लाइन्स। जब तक वी आर नहीं आ जाता तब तक हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो वी आर है, ठीक है। तो टिल वी आर अबव द इंटरसेक्शन ऑफ टू ऑपरेटिंग लाइन्स, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब ये ट्रायंगल आफ्टर द क्रॉसिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स बिटवीन ऑपरेटिंग लाइन, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स, फिर ये कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स बिटवीन द ऑपरेटिंग लाइन फॉर इक्विलिब्रियम कर्व एंड ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन टिल कब तक टिल ट्रायंगल्स क्रॉसेस द पॉइंट एक्स डब्ल्यू कामा एक्स डब्ल्यू तक। तो इन्हीं सब चीज़ों को किसके फॉर्म में लिखा गया है, इन द फॉर्म ऑफ थियोरी लिखा गया है। ये आपको अच्छे से काफ़ी इजीली समझ में आएगा कि प्रोसीजर इन दिस ट्रे, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स बिटवीन द इक्विलिब्रियम कर्व, ठीक है, बिटवीन द इक्विलिब्रियम कर्व एंड ऑपरेटिंग लाइन फॉर rectifying section till we are above the intersection of two operating lines. After crossing the point of intersection, construct the triangles between the operating line for equilibrium curve and operating line for stripping section till triangles crosses the point xw, xw, ठीक है। इस डायग्राम से ये थियरी लिखी गई है, इसी डायग्राम से ये थियरी लिखी गई है, ठीक है। तो कोई वो हार्ड नहीं है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। जितने भी ट्रायंगल्स बने उन सबको काउंट कर लो। इफ़ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर n, अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स n है, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स n है, देन अगर हम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स की बात करें तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या हो जाएंगे, n-1। जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बने उनमें से केवल एक माइनस कर दो तो वही हो जाएगा नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। जैसे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स विद रीबॉयलर 10 है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स विद रीबॉयलर 10 है, तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या हो गए, 10-1, दिस इज योर 9। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ प्लेट्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म दे दिया, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड दे दिया, 12 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। पूछ ले यहाँ पे कि थ्योरेटिकल प्लेट्स कितने हैं, तो 12-1, तो दिस इज योर कितना, 11 थ्योरेटिकल प्लेट्स हो गए, 11 थ्योरेटिकल प्लेट्स हो गए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ फीड लाइन इक्वेशन की। इफेक्ट ऑफ फीड लाइन इक्वेशन में क्या है, दिस मीन्स ये हमारे पास कोई इफेक्ट ऑफ फीड लाइन इक्वेशन है, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे देखते हैं तो एट अ पॉइंट ए पे क्या है, एट अ पॉइंट ए पे क्या है, सब कूल्ड लिक्विड, ठीक है। सब कूल्ड लिक्विड हम लोगों ने आपको बताया था कि जो वाटर एट द नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो दिस इज योर एट अ पॉइंट ए पे सब कूल्ड लिक्विड, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड होगा। ये जो दूसरा है वो है सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड में कि वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो दूसरा क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड। तीसरा जो है लिक्विड प्लस वेपर। ये जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, लिक्विड प्लस वेपर का पॉइंट है, मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड भी होगा एंड वेपर भी होगा, ठीक है। ये जो फोर्थ पॉइंट है इस पर क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे क्या होगा, केवल वेपर होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट पे सुपर हीटेड वेपर, मीन्स बोल सकते हैं कि ये जो पूरी है स्टीम की स्टीम है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है ये क्या है, स्टीम है। ये क्या है, ये जो पूरा फिफ्थ है ये क्या है, स्टीम है। ये आपकी लिक्विड है एंड ये आपकी ये जो पॉइंट है ये आपकी सैचुरेटेड लिक्विड है, ये लिक्विड प्लस वेपर है, ये सैचुरेटेड वेपर है एंड ये सुपर हीटेड वेपर है, ठीक है। तो सब कूल्ड लिक्विड के लिए ये जो फॉर्मूला निकल के आता है, TF इज लेस देन TB, दिस मीन्स Q इज इक्वल टू CP TB माइनस TF प्लस लैम्डा V अपॉन लैम्डा V, मीन्स Q मीन्स ये जो वैल्यू, ये इस वैल्यू को याद रखिए कि सब कूल्ड लिक्विड के लिए जो Q होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, सब कूल्ड लिक्विड के लिए, ठीक है। Q जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है फॉर द सब कूल्ड लिक्विड के लिए। सैचुरेटेड लिक्विड के लिए जो Q होता है वो 1 होता है, ठीक है। सैचुरेटेड लिक्विड इज दैट लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये Q की वैल्यू आप लोग को याद रखनी है कि जो सैचुरेटेड लिक्विड के लिए जो Q, सब कूल्ड लिक्विड के लिए जो Q की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। सैचुरेटेड लिक्विड के लिए जो Q की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। एंड लिक्विड प्लस वेपर के लिए जो Q की वैल्यू होती है वो क्या होती है, Q इज़
Q इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1। Q इज़ ग्रेटर दैन 0, Q की वैल्यूज होगी फॉर द लिक्विड एंड वेपर के लिए Q इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1, ठीक है। यानी कि मोस्ट वाइडली फीड यूज्ड इन डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है। लिक्विड वेपर वाला ही फीड मोस्टली यूज़ किया जाता है डिस्टिलेशन कॉलम में। सेचुरेटेड वेपर के लिए Q की वैल्यू हो जाएगी 0, दिस मीन्स की हीट की कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है। एंड सुपर हीटेड वेपर के लिए क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू लेस दैन 0, ठीक है। तो 5 कंडीशन से सबकूल्ड लिक्विड के लिए क्या था, Q इज़ ग्रेटर दैन, Q इज़ सबकूल्ड लिक्विड के लिए क्या था, Q इज़ ग्रेटर दैन 1, ठीक है। सबकूल्ड लिक्विड के लिए क्या था, Q इज़ ग्रेटर दैन 1। उसके बाद से था तुम्हारा सेचुरेटेड लिक्विड के लिए Q इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड प्लस वेपर के लिए, तो Q इज़ लेस दैन 0, Q इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1, ठीक है। सेचुरेटेड वेपर के लिए क्या हो जाएगा, Q इज़ इक्वल टू 0 एंड सुपर हीटेड वेपर के लिए Q इज़ लेस दैन 0, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लक्स रेशियो। रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है, रिफ्लक्स रेशियो होता है, रिफ्लक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड फीड बैक टू द कॉलम एज रिफ्लक्स टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड विड्रॉन एज डिस्टिलेट। वही जो हम लोगों ने R का फार्मूला पढ़ा था कि L रिटर्न अपॉन D विड्रॉन, इसी को इन द फॉर्म ऑफ थियरी लिखा गया है कि रिफ्लक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड फीड बैक टू द कॉलम एज रिफ्लक्स। यानी कि रिफ्लक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड फीड बैक टू द कॉलम एज रिफ्लक्स टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड विड्रॉन एज डिस्टिलेट। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीड यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीड। स्लोप इज इक्वल टू Q माइनस 20। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीड फीड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम कर्व, ये पॉइंट है फीड की पॉइंट XF, ठीक है। ये पॉइंट है फीड की पॉइंट, ठीक है। यहाँ से जो Q ग्रेटर देन 1 हुआ, तो दिस इज योर कौन सा है, ये तुम्हारा पहला है सबकूल्ड लिक्विड, ठीक है। ये Q इज इक्वल टू 1 हुआ, Q इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो ये कौन सा है, ये है सेचुरेटेड लिक्विड। और यहाँ पे Q इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है, तो दिस इज योर लिक्विड प्लस वेपर। चौथा यहाँ पे है Q इज इक्वल टू 0, तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीड है, Q इज इक्वल टू 0, तो दिस इज योर क्या है, सेचुरेटेड वेपर। एंड Q इज़ यहाँ पे लेस देन 0, तो जब ये Q लेस देन 0 हो जाएगा तो दिस इज योर सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टोटल रिफ्लक्स रेशियो, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो, एंड थर्ड लेक्चर में ये आपकी फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देन आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू सो मच।